नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। रायपुर से रवाना हुए छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक सीएम फेस पर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। आज होगी विधायक दल की बैठक। सभी विधायकों को आज बीजेपी दफ्तर बुलाया गया है। सभी विधायकों से मिलेंगे पर्यवेक्षक। लंच के बाद 2 बजे फिर से होगी बैठक। तो सीएम फेस पर छत्तीसगढ़ में आज सस्पेंस जो लगातार बरकरार है उससे पर्दा उठ सकता है और आज विधायक दल की बैठक होनी है जिसके लिए पर्यवेक्षक जो है रवाना हो चुके हैं। सभी विधायकों को जो है बीजेपी दफ्तर बुलाया गया है। पर्यवेक्षक इन विधायकों से मिलेंगे और इस पर जो है चर्चा होगी। सीएम फेस पर जो है आज फैसला हो सकता है। किसके नाम पे मुहर लग सकती है, ये बड़ा सस्पेंस जो है लगातार कई दिनों से परिणाम घोषित होने के बाद भी बना हुआ है। पर्यवेक्षक आ रहे हैं हमारे, और पर्यवेक्षक आके क्या निर्णय करते हैं हम उनके इंतजार में है। कोई फॉर्मूला ना होता है, पार्टी का जो सिस्टम पार्लियामेंट बोर्ड ने कहा होगा वो लेके आ रहे हैं। लोकसभा देखते हुए तो हमने विजयश्री इतनी, मैं छत्तीसगढ़ के आपके माध्यम से सभी मेरे कार्यकर्ताओं को, सभी मेरी लीडरशिप को ये बधाई और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अथक प्रयत्न करके न होने वाली चीज ऐसी ऐतिहासिक जीत की है, इसलिए निश्चित मानिए कि लोकसभा संपूर्ण सुपड़ा साहब कांग्रेस का होने वाला। बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की बारी। विधायक दल की बैठक हो गए और उसमें नेता का चयन होगा और नेता के चयन के बाद फिर बाकी औपचारिकता पूरी की जाएगी और मुझे उम्मीद है कि वो जल्द होगी। छत्तीसगढ़ में मुझे संगठन ने दायित्व दिया है, मैं वहां जाऊंगा और वहां के जनता के अनुरूप विधायक दल की बैठक और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास यादव रायपुर से जुड़ चुके हैं। विकास, पर्यवेक्षक जो है रवाना हो चुके हैं, कब तक पहुंचेंगे? जी, अभी जो है थोड़ी देर बाद जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है। इसके लिए जो है आज जो है कल शाम को ही राजधानी रायपुर पहुंच चुके थे। इसके अलावा जो है प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश सह प्रभारी मनसुख मंडाविया, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन जो है आज सुबह जो है दिल्ली से नियमित फ्लाइट में जो है राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। साथ ही जो है आज जो है दोपहर 12 बजे के बाद जो है भाजपा विधायक दल के साथ जो है इन प्रभारियों के साथ जो है लंच होगा। लंच के बाद जो है 2 बजे के बाद, दोपहर 2 बजे के बाद विधायक दल की बैठक में जो है जो पर्यवेक्षक है और जो प्रभारी है जो है विधायकों के साथ बैठक। जी विकास, इस बैठक में जो है किन किन नामों पर जो है चर्चा हो सकती है? जी, मैं बताना चाहूँ लंबे समय से जो है बात उठते रही कि 15 साल के सीएम रहे डॉक्टर रमन सिंह और प्रबंधन की अच्छी क्षमता है डॉक्टर रमन सिंह। साथ ही जो सौम्य सीएम की पहचान डॉक्टर रमन सिंह में है, मोदी और शाह के करीबी भी है। तो इसको लेकर जो है डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा भी पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर बता देना चाहूँगी अरुण साव, इसके नेतृत्व से ही चुनाव जीता गया है, ओबीसी का प्रमुख चेहरा उभर कर आया है। साथ ही जो है संघ और एबीवीपी की पृष्ठभूमि वाले अरुण साव है, तो ये दूसरे नंबर पे इनको कहा जाए सीएम पद के उम्मीदवार है। साथ ही जो है विष्णुदेव साय का भी नाम दूसरे नंबर पे आ रहा है। इनकी जो है सहज सरल व्यक्तित्व के ये व्यक्ति है। साथ ही जो है आदिवासी चेहरा है, प्राकृतिक क्षमता के साथ ही संघ से भी जुड़े हैं, तो तीसरे नंबर में विष्णुदेव साय को भी रखा गया है। साथ ही जो रेणुका सिंह का भी इस बार तो नाम आया है। ये जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री है, अभी भी जो है के पद से इन्होंने इस्तीफा देकर विधायकी चुनाव जो जीता है। साथ ही आदिवासी महिला के तौर पर इनका जो चेहरा है काफी प्रमुख है, सरदार है, कुशल प्रशासनिक क्षमता वाली है ये, तो इनका जो चेहरा है जिसको भी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। और वही बताकर चाहूँ कि इस बार जो है छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है वे जो है मुख्यमंत्री के साथ जो है डिप्टी सीएम का भी जो चेहरा है वो प्रस्तुत करेगी। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते अगली ब्रेकिंग की ओर, लखनऊ से बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। 11 और 12 दिसंबर को लखनऊ आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े इंतजाम। एनएसजी की एंटी ड्रोन टीम राष्ट्रपति की करेगी निगरानी। आयोजन स्थल को नो फ्लाइंग जोन में रखा जाएगा। 10 एसपी, 16 एएसपी, 6
कंपनी पीएसी रहेगी तैनात। एनएसजी एंटी ड्रोन टीम समेत पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा है। 11 और 12 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्रपति आएंगी और इस दौरान जो है उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। एनएसजी एंटी ड्रोन टीम सहित पुलिसकर्मी जो है इस दौरान उनकी निगरानी करेगी। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों में से एक एक करके वर्चुअली माध्यम से बात की। क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बड़ी तादाद में मैं सब बहनें देख रहा हूं तो मुझे खुशी हो रही है कि इनके मन में भी कुछ न कुछ विकास की दिशा में अपने पैरों पर खड़े होकर के सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का जज्बा मैं देख रहा हूं। आप लोगों का उत्साह भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत होता है। और मुझे बताया गया है कि कश्मीर में ये जो संकल्प यात्रा के कार्यक्रम होते हैं, कहते हैं बहुत बड़े होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और गांव के बाहर तक स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। आने के बाद बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये जो कश्मीर के लोगों का उत्साह है, जम्मू कश्मीर में जो एक वातावरण बना है, तो मैं मानता हूं इससे पूरे देश को सकारात्मक संकेत जाता है और आपकी जो नई पीढ़ी है उनका भविष्य उज्जवल होने की गारंटी बन जाता है। और मोदी की गाड़ी की गारंटी यही है कि मुझे नई पीढ़ी को एकदम आश्वस्त करना है। होड़ मची है। आप देखिए गरीबों के जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, कोई कल्पना कर सकता है हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिले। और सबसे मेरी खुशी तो इसमें है कि 4 करोड़ घर मिले ना, उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं तो उसमें से 7 पक्के घर माताओं के नाम पर रजिस्टर हो गए। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव-गांव में देख रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में देख रहा है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, तो ये अपने आप में अद्भुत है। और अभी कुछ लाभार्थियों से जो मेरी बातचीत हुई है, देश भर के गांवों में करोड़ों परिवारों को हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है। मेरे परिवारजनों, देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया। लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। और गोरखपुर में सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के नवनिर्मित 20 भवनों का लोकार्पण किया, जहां उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन वास्तव में भारत की मूल विकास की आत्मा रही है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज आप देख रहे होंगे कि माफिया गिरोह पर शिकंजा कैसे कसा गया है। क्या स्थितियां थी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में? 16 हमारे सहकारी बैंक ऐसे थे, जिला सहकारी बैंक ऐसे थे
जिनके लाइसेंस ही रिजर्व बैंक ने निरस्त कर दिए, वहां फंसी हुई पूंजी ब्लॉक हो गई थी। और स्वाभाविक रूप से कोऑपरेटिव बैंक में पैसा किसका रहता है? छोटे किसानों का, छोटे व्यवसायियों का। वे तबाह थे, किसी को बेटे की शादी करनी होती थी, किसी को कोई अपने बेटे को कहीं पढ़ाने के लिए भेजना होता था, पैसा नहीं होता था, वो घूमता रहता था, भटकता रहता था। कुछ पैसा राज्य से दिया गया, कुछ भारत सरकार ने पैसा दिया। आज उनमें से ज्यादातर बैंक फिर से अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। लेकिन ये चीजें दिखाती हैं कि जब भी सहकारिता के आंदोलन में गलत तो घुसपैठ करेंगे, माफिया पर भटके तब तो हावी होंगे, तो वह विकास को पूरी तरह बाधित कर देंगे। और विकास के बाधित होने का मतलब आम जन को तबाह कर देंगे। ऐसे ही जैसे आज आप गोरखपुर में देखते होंगे, जब यहां गैंगवार होता था तो गैंगवार दो माफिया गैंग करते थे, लेकिन पहचान का संकट हर गोरखपुरवासी के सामने खड़ा होता है। ये कहीं भी ज्यादा बाहर तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से देखता है। कोई यहां के नौजवानों को कोई बैंक लोन नहीं देना चाहता था, कोई अच्छा व्यवसायिक उद्यमी गोरखपुर में निवेश नहीं करना चाहता था, विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि विकास का कार्य स्वीकृत होने के पहले ही वे माफिया ठेकेदारी के लिए उसमें हावी होने का प्रयास करते थे। फिर बैंकवार रहता था तो विकास का जो पैसा था वो पहले ही वापस हो जाता था। आज आप देख रहे होंगे गोरखपुर के अंदर थोड़ा सा प्रयास हुआ, माफिया गिरोहों पर जैसे शिकंजा कसा गया, प्रदेश भर में आज परिणाम आपके सामने है कि प्रदेश के बारे में हर व्यक्ति अच्छी भावना रखता है। वहीं झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर और कार्यालयों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। जांच दौरान 300 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की जा चुकी है। बरामद नकदी को गिनने के लिए लाई गई मशीनें गिनती करते करते खराब भी हो गई। विभाग को नई मशीनें मंगानी पड़ी, तब गिनती का काम फिर से शुरू हो सका। पहले दिन बुधवार को भी 150 करोड़ की गिनती करने के बाद मशीनें खराब हो गई थी, जिसके कारण गिनती करने का काम प्रभावित हुआ था। अब आयकर विभाग की ओर से 3 दर्जन मशीनें लगाई गई हैं। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कैश के करप्शन का मामला सामने आया है। कांग्रेस सांसद के यहाँ जो है छापेमारी हुई है। सिद्धार्थनगर, अमरोहा, बिजनौर, बहराइच, बलिया और मैनपुरी, इन तमाम जगहों से आप प्रदर्शन को लेकर जो है तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लोग या बीजेपी के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतला फूंका जा रहा है। ये 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे। सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। सारा पैसा, गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम देंगे। ये महागठबंधन एक तो ये बता दे कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर इनकी जुबान बंद क्यों है। 300 करोड़ रुपए पाए गए, जुबान बंद क्यों? कराने के लिए 1000 करोड़ की भी आ सकती है। जब प्रधानमंत्री जी 200 करोड़ पे खबर दे रहे हैं, धीरज साहू जी का दुर्भाग्य हो सकता है कि उनके नाम के पीछे मोदी नहीं लगा है, वरना नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों के लिए क्या किया आपने कभी ट्वीट नहीं किया। मैं समझता हूं कि इस पैसे का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री तक से ये जुड़ाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस मामले को बिना विलंब किए
धीरज साहू पर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नेहरू की बात क्यों करते हैं? कांग्रेसियों को यही सबसे बड़ी समस्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को यही समस्या है। लेकिन आज ही आप देखें कि रेट जो चल रहा है पिछले 3 दिन से, कांग्रेस के ही सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तीसरी बार के सांसद। सुबह तक की जो मेरी जानकारी थी, हवाई जहाज में चढ़ने के पहले तक 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है। फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज़ इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है। वहीं अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर पीछे पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। बता दें कि अमरोहा से सांसद दानिश अली हाल ही में काफी सुर्खियों में रहे हैं। दरअसल दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश विधोरी ने उन पर संसद के अंदर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनकी मुलाकात कई बार राहुल गांधी से हुई और लगातार कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोपों के तहत बीएसपी ने दानिश अली को सस्पेंड कर दिया। बढ़ते आगे, 2024 को लेकर बीजेपी की पूरी तैयारी चल रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। सपा के सहयोगी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अखिलेश को बड़ी सलाह दी, जिसके साथ ही कांग्रेस को 1 महीने का अल्टीमेटम भी दिया कि 1 महीने में सीटों का बंटवारा करे, वरना हार का सामना करना पड़ेगा। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन को जबरदस्त झटका लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। गठबंधन हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमस्ते कर लेना चाहिए और अलग होकर अपनी तैयारी अकेले दम पर करना चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल केवल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में हारने जीतने का नुकसान समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस वैसे भी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती। तो सुना आपने, ये हैं केशव देव मौर्य। मौर्य जी सपा के सहयोगी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सलाह दे रहे हैं कि 24 से पहले कांग्रेस से दूरी बना ले, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, यानी राजनीतिक नुकसान तय है। बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सपा के सहयोगी दल महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य इन दिनों खूब अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं और अखिलेश यादव को समझाने में जुटे हैं कि वो या तो महीने भर के अंदर सारी स्थिति को साफ कर ले या फिर इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएं, नहीं तो 2024 में उत्तर प्रदेश में टाई फिस पक्का है। इंडिया गठबंधन हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमस्ते कर लेना चाहिए और अलग होकर अपनी तैयारी अकेले दम पर करना चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल केवल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में हारने जीतने का नुकसान समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस वैसे भी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती। तो ऐसे में मैंने इसलिए ये लिखा एक्स पर कि जिससे ये विवाद खत्म हो और समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला करे और भाजपा को 40-50 सीटों पर हराए। 125 सीट समाजवादी पार्टी जीत चुकी है विधानसभा चुनाव में। अगर उसे लोकसभा के हिसाब से जोड़ें तो 25 लोकसभा होती है, तो 25 लोकसभा जो जीत चुका है, जबकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे उस समय, और इस समय चौकन्ने हैं। तो चौकन्ने अखिलेश यादव जी छोटे दलों के साथ अच्छी रणनीति बना के 40-50 सीट आराम से जीत सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं। दरअसल केशव देव मौर्य का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन का अगला कदम क्या होगा, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। गठबंधन के लिए ना तो अब तक संयोजक का नाम तय हो पाया है और ना ही सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात पक्की हुई है। यही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी भी इसे लेकर सवाल उठा चुकी हैं। गठबंधन की मुश्किलें यहीं कम नहीं होती हैं, इनके सदस्यों में अभी तक समन्वय भी नहीं बन पा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा अलग अलग होने जा रही हैं और ये खुद समाजवादी पार्टी के ही सहयोगी दल भी चाहते हैं, मगर अब
राज्यों के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अपनों के सितम से परेशान कांग्रेस भी लग रही है। इंडिया गठबंधन के सभी साथी चाहते हैं कि शीघ्र ही सीटों का बंटवारा तय हो और जो दूसरे मुद्दे हैं रणनीति पर वो सारी चीजें फाइनल हो। तो कांग्रेस पार्टी भी उस पर काम कर रही है। हमारी बैठकें लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की चल रही हैं और जो केशव देव मौर्य जी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। हमको शीघ्र ही सीटों के बंटवारे की स्थिति स्पष्ट करके चुनाव में जाना होगा। कांग्रेस पार्टी उसको लेकर गंभीर है, हम तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा। वैसे तो चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी, लेकिन अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के साथ साथ कई नेताओं ने दूसरे कार्यक्रम तय होने का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया था। इधर बीजेपी नए जोश के साथ चुनाव की तैयारियों में इंडिया गठबंधन से आगे दिखना चाह रही है, मगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन को जबरदस्त झटका मिला है। आए दिन कोई ना कोई नेता इस तरह के बयान दे ही देता है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्तों में आई तल्खी के बाद तस्वीर साफ नहीं हो पा रही कि अब आगे की रणनीति उत्तर प्रदेश में क्या होगी। इस बीच सपा के सहयोगी महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव को बड़ी सलाह देकर एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं मथुरा में श्राइन बोर्ड के गठन पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। बता दें कि गिरिराज पर्वत के पर्यावरण संरक्षण और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए श्राइन बोर्ड के गठन पर फिर से सुनवाई शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर को एनजीटी दोबारा सुनवाई करेगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नाथद्वारा मंदिर बोर्ड को सुनवाई में पक्षकार बनाया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।